हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डीएलएड का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। इससे पहले का मॉक टेस्ट यदि आप नहीं लगाएं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर के देख लीजिएगा। और आज के वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाकर के वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन हो जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। आपको त्रुटि बताना है, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, तो आपका क्या दिया गया वाक्य, श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो आपको बताना है यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि और क्षोभ हुए। ये क्या है, एक यानी कि इनकरेक्ट वाक्य है, ठीक है। और आपको वही बताना है कि त्रुटि कहाँ पे है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे पहले सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, दूसरा सवाल है आपका, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी कि विपत्ति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मुसीबत, जटा, कष्ट या फिर जटिल। तो विपत्ति का दोस्तों देखते ही पता चल होगा, राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी मुसीबत, ठीक है। विपत्ति का मतलब क्या हो गया, मुसीबत। तो पर्यायवाची शब्द में क्या बताइएगा, मुसीबत, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले सवाल पे पर्यायवाची शब्द एक और पूछा गया। देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको रावण का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे, चतुरानन, पीताम्बर, पंचानन या दशानन। दोस्तों, बचपन से आप लोग और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं या जानते आ रहे हैं, रावण को और क्या किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो दशानन के नाम से, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, दशानन, ठीक है। दशानन क्या हो जाएगा, रावण का पर्यायवाची शब्द। दशानन मतलब नहीं होता है 10 गो सर होता है तो दशानन कहा जाता है, ऐसा कुछ था। आइए दोस्तों, अगले सवाल पे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। यानी उसे चोट लगने पर खून डैश लगा, तो क्या होगा दोस्तों, जाने लगा, चलने लगा, भागने लगा या फिर बहने लगा। दोस्तों बहुत ही इजी है, राइट आंसर डी लगाइएगा, ठीक है। बहने लगा, है ना। उसे चोट लगने पर खून बहने लगा, है ना। भागने लगा, चलने जाने तो होगा नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों। तो देखिए, पांचवा सवाल आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा, है ना। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर रहा है। ये चिकना घड़ा एक मुहावरा है दोस्तों, और आपको इसका अर्थ बताना है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा, यानी कि निर्लज व्यक्ति, है ना। निर्लज व्यक्ति को क्या कहा जाता है, चिकना घड़ा, ठीक है। ये क्या हो गया, मुहावरे का अर्थ, यानी चिकना घड़ा किसी को बोल रहा है, इसका मतलब उसे निर्लज व्यक्ति बोल के संबोधित कर रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, छठा नंबर सवाल दिया गया है, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो उसके लिए निम्नांकित में से कौन सा एक उपयुक्त शब्द आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बताना इन चारों में से उसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो। दोस्तों हिंदी ग्रामर का ये चैप्टर है, उसमें भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक चैप्टर आता है, ठीक है। तो उसी का ये भाग है। तो राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों, सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि विद्युत प्रभ बोलेंगे उसको, ठीक है। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो तो विद्युत प्रभ बोलेंगे उसको। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, और यहाँ पे सातवां सवाल है आपका, व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विदेशज, ठीक है। विदेशज शब्द है डी, याद रहेगा, डी विदेशज। अगले सवाल पे आइए, आठवां नंबर सवाल में बोला गया, शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास की संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक है या भाववाचक। समूहवाचक तो होगा ही नहीं, तो ऐसे ही पता चल रहा है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आठ का आपका ए हो जाएगा करेक्ट, यानी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों, और अगला सवाल आपका यहाँ पे है। तो देखिए 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे भी आया है, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, सी याद रखिएगा, प्रयुत्नमति, ठीक है। प्रयुत्नमति क्या हो जाएगा, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए, 10 नंबर में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। वहाँ पे विदेशज आया था, यहाँ पे आपको तद्भव बताना है। तो कान्हा, कृष्णा, अग्नि या फिर देवारात्रि, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, कान्हा। कान्हा क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 11 नंबर सवाल में बोला जाए, त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है, यहाँ पे देखिए त्रि आ रहा है, यानी तीन, गिनती आ रहा है, काउंटिंग, याद आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर क्या लगेगा दोस्तों, डी आपका करेक्ट होगा, द्विगु समास, ठीक है। जहाँ पे शुरुआत का जो होता है वो अगर शुरुआत का जो पहला खंड होता है वो अगर संख्यावाचक तो उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास, है ना। यही तो होता है द्विगु का परिभाषा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी लगाइएगा। अगले सवाल पे आइए, 12 नंबर में बोला जा रहा है, इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, यानी पीताम्बर, है ना। पीताम्बर बहुब्रीहि समास, जिसका एक भी खंड प्रधान नहीं हो, वो एक अलग ही मीनिंग निकालता हो, पीताम्बर, ठीक है। पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, ऐसा कुछ होता है, यानी उसका अलग मीनिंग निकलता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम,
उसे हम बहुव्रीहि समास बोलेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। और पीताम्बर तो बहुत फेमस सवाल है, यानी कि फेमस उदाहरण है बहुव्रीहि का, है ना। देखिए अगला सवाल, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द, आपको विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द बताना है, ठीक है। अतरंग का उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द पूछ रहा है, ये विपरीत है ना, उल्टा। आपको बताना है दोस्तों, राइट आंसर क्या लगेगा, ए आपका सही होगा, ठीक है, याद रहेगा। बहिरंग, अतरंग का उल्टा क्या होगा, बहिरंग, ठीक है, याद रहेगा। लगभग लगभग मिलता जुलता ही नाम होता है, लेकिन पूछेगा वही जो थोड़ा सा अल्टर टाइप का लगे, है ना। तो राइट आंसर ए लगाइएगा, अतरंग का उल्टा बहिरंग हो जाएगा। मॉक टेस्ट में जितना सवाल आ रहा है दोस्तों उसको याद जरूर कर लीजिएगा, इनमें से कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक से करा रहे हैं आपको। आइए अगले सवाल पे, बोल रहा है व्योम केस किसका पर्यायवाची शब्द है। फिर से देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया, व्योम केस किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है। शिव का, शिव को हम क्या बोलते हैं, व्योम केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए, और यहाँ पे आपको वर्ण विन्यास पूछ लिया गया है। देखिए कमल का, कमल शब्द का वर्ण विन्यास, देखिए वर्ण विन्यास अलग होता है और जो संधि होता है वो अलग जो होता है ना, संधि विच्छेद, वो अलग चीज़ होता है। यहाँ संधि विच्छेद मतलब कम से कम दो दो करके, यानी कि बीच बीच में एक एक शब्द का संधि विच्छेद होता है। यहाँ पे देखें एक एक वर्ण का संधि विच्छेद किया गया, क म ल, क म ल अ, देख रहे हैं ना। तो आपको बताना है कमल का सही जो है वर्ण विन्यास वो कौन सा होगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, यानी कि क अ, फिर म अ, फिर ल अ, ठीक है, ये होगा कमल, ठीक है, क म ल। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे, अरे ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट सी, ठीक है। तो याद रहेगा ऑप्शन सी, क म ल। वाह। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, 16 नंबर में बोला जा रहा है, आप मेरे घर अवश्य पधारें, आप मेरे घर अवश्य पधारें। इस वाक्य में आप क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, ठीक है, याद रहेगा मध्यम पुरुष, ठीक है। आप क्या है यहाँ पे, मध्यम पुरुष का जो है उदाहरण है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 17 नंबर में बोला जा रहा है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है ये बताना है आपको। तो हास्य, करुण, श्रृंगार या शांत रस, कौन सा है ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर सी लगाइएगा, ठीक है, इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रहेगा बच्चों। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, 18 नंबर में देखिए क्या बोला गया है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी, सुनी रूखी, है ना। तो उपयुक्त पंक्ति में आपको रस बताना है एक बार फिर से। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे लगाइएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा वापस से, और सी में दिया गया है वीर रस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रस है, वीर रस है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, 19 नंबर में देखिए बोला गया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियों, आगे कौन हवाल। उपरोक्त में छंद किस प्रकार का है, यानी कि आपको यहाँ पे छंद पूछा गया है दोस्तों, और ऑप्शन आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बताना है दोस्तों इनमें छंद कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ठीक है। दोहा छंद है इसमें, ठीक, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, दोहा छंद। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे, 20 नंबर में बोला गया है, अच्छा तो थोड़ा सा और ऊपर कर दें ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए, एक बार छोटा करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आइए दोस्तों, झिल्ली झनकोरे पीक, चातक पुकारे बन, और मोरिन गुहारे उठें, जुगनू चमकी चमकी। वाह, वैसे फिट तो बैठ नहीं रहा है, लेकिन पूछा गया है कि इसमें छंद कौन सा है, ये आपको छंद पूछा गया है। तो दोस्तों राइट से क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ए याद रखिएगा। यहाँ पे देवघनाक्षरी है ना, देवघनाक्षरी यहाँ पे छंद है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 21 नंबर में, और वापस से सवाल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर में बोला गया है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। रस का मान के चलिए, तो अभी 3 क्वेश्चन आ गया ना, 2 उधर वाला आ गया था, और अभी देखिए सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है ये पूछा गया है। तो रौद्र, श्रृंगार, वीर या फिर करुण रस को किसको मानते हैं सर्वश्रेष्ठ रस, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, ठीक है, श्रृंगार रस को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस मानता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 22 नंबर में बोला गया है, चिरंजीवी जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाटी ए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे लगाइएगा बी, ठीक है, श्लेष अलंकार है इसमें, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, याद रहेगा श्लेष अलंकार। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे 23 नंबर में बोला गया है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। राजेंद्र प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त या राजा लक्ष्मण सिंह। तो सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है दोस्तों, यानी दूसरा नाम है ना, उपनाम यानी दूसरा नाम। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या लगाइएगा, बी करेक्ट होगा, यानी राजा शिव प्रसाद जो है सितारे हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 24 नंबर में देखिए बोला गया है, रस निधि किस कवि का उपनाम है। एक बार फिर से उपनाम पूछा गया है, रस निधि किस कवि का उपनाम है, बताना दोस्तों उपनाम किसका है। अब्दुल रहमान, पृथ्वी सिंह, बेनी माधव या लक्ष्मण प्रसाद।
तो मेरे भाई राइट आंसर क्या लगाइएगा, आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को अन्य किस उपनाम से जाने जाते हैं, तो रस निधि के नाम से जाने जाते हैं ना, रस निधि। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर लगाइएगा, रस निधि के नाम से किसे जाने जाते हैं, पृथ्वी सिंह को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। या उल्टा भी पूछ सकता है कि पृथ्वी सिंह को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है ना, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों नाम याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर यहाँ पे आपका गद्यांश आ गया, और गद्यांश में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आप मेरा पुराना स्टूडेंट तो आपको पता होगा, सर बताते हैं सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, सुमार का अर्थ क्या है। सुमार का अर्थ कहीं पे भी आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा। हाँ, इसका अर्थ थोड़ा सा जान सकते हैं। अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो अर्थ समझ में इजीली आ जाएगा अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पढ़ते हैं आपके सामने, सबको सुमार्ग पर लाने को ये कहा गया है इसमें, ठीक है। देखिए बोला गया ना यहाँ पे, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, है ना। सुमार्ग मतलब क्या हो गया, सही रास्ता एक तरह से मान सकते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है आपका कि सही रास्ता, टेढ़ा रास्ता या निकट का मार्ग। टेढ़ा रास्ता तो दोस्तों होगा नहीं सुमार्ग का मतलब, लेकिन आपको इसमें और इसमें हल्का सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कहीं ये सही ना हो जाए, है ना, निकट का मार्ग। तो दोस्तों राइट आंसर याद कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, ठीक है, सही रास्ता, है ना। सुमार्ग मतलब का अर्थ क्या हो गया, तो सुमार्ग का अर्थ होता है सही रास्ता, ठीक है। सुमार्ग का मतलब क्या हो गया, सही रास्ता। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए होगा करेक्ट, ठीक है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, साइंस स्टार्ट हो रहा है। तो करते हैं दोस्तों साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या बोला गया है। तो यहाँ पे हमने कर लिया सवाल को एडजस्ट, और आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे सवाल पूछा गया, निम्न में से कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है। अमीबिक पेचिस, है ना, अमीबिक पेचिस निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बी लगाइएगा, ठीक है, यानी कि एंटी अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है। एक होता है एंटी अमीबा जिंजीवाइलिस, ये है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो राइट आंसर यहाँ पे बी लगाइएगा, ठीक है। अमीबिक पेचिस कौन पैदा करता है, तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 72 नंबर का सवाल दिया गया आपसे, निम्न में कौन बच्चों को जन्म देता है ना, सशक, मेढक, नाग या फिर छिपकली। बच्चों को डायरेक्ट कौन जन्म देता है, यानी अंडा वो नहीं देता है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका ए करेक्ट होगा, यानी सशक, ठीक है। सशक जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते। बाकी मेढक हो गए, वो नाग हो गए, छिपकली हो गए, ये सब अंडे से बच्चे पैदा करते हैं ना। आइए दोस्तों, और अक्सर जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं वो लगभग मेरे ख्याल से दूध भी पिलाते हैं ना। जो बच्चे पैदा करते हैं वो डायरेक्ट बच्चे पैदा कर रहे हैं वो दूध पिलाकर अपने बच्चे को बड़े करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 73 में देखिए बोला गया है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है, यानी कि समझ रहे हैं, सजीव वृक्ष यानी जिंदा वृक्ष। तो सबसे ऊंचा जिंदा वृक्ष कौन सा है, आपसे पूछा गया है अभी तक में। तो यूकेलिप्टस का है, देवदार का, या चीड़ का, या फिर सिकोया का है। दोस्तों याद रखिएगा, इस चीज़ को एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। पूछा गया सवाल है दोस्तों, राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जो है या सबसे जो है ऊंचा सजीव वृक्ष है, ठीक है, यानी जिंदा वृक्ष है। सबसे सजीव वृक्ष किसको मानता, सबसे ऊंचा माना गया है, यूकेलिप्टस को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। बाकी सिकोया का भी जो पेड़ होता है वो भी बहुत बड़े होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे याद रखिएगा ए, ठीक है, यूकेलिप्टस, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आइए, 74 नंबर में देखिए बोला गया दोस्तों, इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि इंसुलिन की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में, इसका उत्पादन ना हो तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा हमारे शरीर में, ये पूछा गया है। मलेरिया, मधुमेह, घेघा या बेरी। दोस्तों सबको पता होगा दोस्तों, बचपन से हम लोग रटते आ रहे हैं बीमारियों के बारे में। राइट आंसर यहाँ पे बी लगाइएगा, है ना, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा दोस्तों। चलें अगले सवाल पे आइए दोस्तों, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है सॉरी, यहाँ से स्टार्ट तो भैया अभी जीके भी चलेगा, लेकिन अभी चल रहा है आपका जीएस यानी जनरल साइंस। आइए दोस्तों देखिए सवाल बोला गया, निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है ना, चीता, शेर, हिरन या बाघ। सोचने वाली बात है दोस्तों, इनमें से ऑप्शन कौन सा लगाइएगा। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, थोड़ा सा भी अगर आप नॉलेज रखते हैं तो दोस्तों राइट आंसर लगा लीजिएगा यहाँ पे ए, ठीक है, चीता, है ना। चीता जो है अब भारत में लुप्त हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन आपका ए लगाइए, चीता। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 76 नंबर में बोला गया है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है। मेरे भाई सब लोग रटते आए हैं इसको, राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा डी, विटामिन डी फॉर विटामिन डी, है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तो डी जो है हमारे शरीर में ही बनता है, लेकिन जब सूर्य का किरण पड़ता है ना हमारे त्वचा पर तो विटामिन डी बनाना चालू कर देता है हमारा शरीर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 77 नंबर बोला गया है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9 प्रोटॉन, वो भी ठीक है, और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सी करेक्ट होगा, ठीक है, 19, ठीक है, 19 इसमें क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे 78 नंबर में बोला गया है, जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह प्रतीत होता है।
जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह किस प्रकार का प्रतीत होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों, याद रखिएगा डी। फोर तो नहीं बोल सकते हैं, डी यानी कि काला है ना, डी से याद रखिएगा, काला यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट। जब एक लाल फूल को, ठीक है, लाल फूल को अगर हम हरे कांच में से देखें तो कैसा प्रतीत होगा, काला, ठीक है। यानी कि कहने का सीधा सीधा ये है कि अगर हरे रंग को और लाल रंग को मिक्स कर दें तो कौन सा कलर बनेगा भाई, काला बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ये दोस्तों अगले सवाल पे, और 79 में बोला गया, तो पहले सवाल को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन दोस्तों अच्छे से दिख जाए। आइए मेरे भाई, काला विवर नाम इसलिए दिया गया कि यह अंतरिक्ष का वह भाग है जहाँ पदार्थ नहीं होता, या फिर बगल में चिड़िया बोल रहे हैं दोस्तों, तो अच्छी बात है। आइए, यह पूरी तरह कार्बन से निर्मित है, या इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक के अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है, या यह ऐसा तार है जो दृश्यमान विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। तो काला विवर नाम इसलिए दिया गया है, तो किस लिए दिया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर याद रख लीजिएगा सी, ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि काला विवर नाम इसीलिए दिया गया है कि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह जो है प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों। आइए अगले सवाल पे, और यहाँ से आपका सवाल को वापस थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो देखिए सवाल आपका दिया गया है, एक अणु उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपचयन को कहते हैं, है ना। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपचयन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट दोस्तों परिभाषा पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। हम क्या बोलते हैं, आयनीकरण कहते हैं, आयनीकरण, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे, और यहाँ पे आपका 81 नंबर का सवाल है। देखिए पूछा गया है, यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह पर दिन का औसत तापमान कितना होता। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर, यानी धरती पर, है ना, पृथ्वी की सतह पर दिन का औसत तापमान कितना होता है, ये पूछा गया है। 0 डिग्री से हो जाता, ये कैसा ऑप्शन है भाई, 0 डिग्री से हो जाता, अधिक हो जाता, वही रहता जो अब है, या गिर जाता। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट होगा बी, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हमको ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा है, 0 डिग्री से हो जाता, क्या ऑप्शन है, गजब भाई। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा ऑप्शन अधिक हो जाता है ना, यदि वायुमंडल ना होता तो धरती जो है उसकी सतह पर दिन का औसत तापमान अधिक हो जाता, नॉर्मली जो अभी है उससे अधिक हो जाता। आइए अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 82 नंबर में पूछा गया है, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। निम्न प्रकार की विकिरण से, है ना, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन, यानी कि सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, डायरेक्टली ये सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है, इसलिए तो हम दूर से उसे देख लेते हैं और खतरे के निशान के लिए प्रयोग भी करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ठीक है। चिड़िया का आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों। आइए अगले सवाल पे आइए, और यहाँ पे आपका 83 नंबर का सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है। यानी कि कौन ये बताता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, हमें कैसे पता चलती है, कैसे हम कह सकते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, याद रहेगा, विभिन्न ऋतुओं का होना, है ना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी कारण तो विभिन्न ऋतुओं का होना होता है, यानी कि अलग अलग ऋतुएं हमें देखने को मिलती है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत होता है, ये सब ऋतुएं हमें देखने को मिलती है। कैसे, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, इसलिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। कहने का सवाल का अर्थ यही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान कर रहा है, यानी कि कौन ये बता रहा है कि हाँ भाई रियल में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो दोस्तों इसीलिए तो जो है ऋतुएं का अलग अलग होना होता है ना, अलग अलग ऋतुएं हमें देखने को मिलता है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसलिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 84 नंबर सवाल में पूछा गया है, देखिए 12 मीटर लंबी और 12 किलोग्राम भार वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र में धुराग्रस्त आगे दिया गया है, धुराग्रस्त किया गया, ठीक है। उसके बाद एक सिरे से 3 मीटर दूरी पर 10 मीटर किलोग्राम का भार डाला गया, ठीक है। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, यानी कि फिजिक्स का ये सवाल है दोस्तों। तो राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, याद रहेगा 5 केजी है ना, 5 किलोग्राम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरे सिरे पर जो है 5 किलोग्राम भार देना होगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलें, 85 नंबर में आइए, ब्राउनी गति से आ गया क्वेश्चन। तो पहले सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सवाल है दोस्तों आपका, और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आइए। सवाल है आपका, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदर्शन करता है। तो
दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि द्रव में सूक्ष्म कणों का यादृच्छिक का जाति है ना, जाति यहाँ पे जो है बराउनी गति का निदर्शन कर रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे आपका 86 नंबर का सवाल है। देखिए, बीटा किरणें वास्तव में है क्या है, ये आपसे पूछा गया कि बीटा किरणें वास्तव में क्या है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बीटा किरणें क्या है, रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है बीटा किरणें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और अगला सवाल है आपका 87 नंबर। देखिए सवाल का कहना है, एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, ठीक है। दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। अच्छा, यानी कि जो तेज रोशनी दे रहा है उसका प्रतिरोध अधिक होगा, या जो कम रोशनी दे रहा है उसका प्रतिरोध अधिक होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, चमकीला बल्ब, यानी कि जो अधिक रोशनी दे रहा है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। सोचने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि जब प्रतिरोध उसका अधिक है तो अधिक कैसे चमक रहा है, फिर तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से पास नहीं हो रहा होगा, उसको तो फिर कम चमकना चाहिए, वो मध्यम बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा ना तो उसका जो तंतु है ना वो अधिक गर्म होगा, और जिसका तंतु अधिक गर्म होगा वो अधिक चमकेगा, है ना। जिसका तंतु अधिक गर्म होगा तो तंतु ही तो चमकता है ना, वो जो टंगस्टन वाला होता है, तो जिसका तंतु अधिक होगा वो अधिक चमकेगा। तो इसीलिए जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो बल्ब उतना ही ज़्यादा रोशनी देगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, याद रखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन वाला ही सवाल था। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 88 नंबर में आपसे पूछा गया है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, ठीक है। वह तुरंत मर जाता है, या उसे हल्का सा झटका लगता है, या प्रभावित रहता है, या उसे जानलेवा झटका लगता है। दोस्तों हम लोग हमेशा से जानते आ रहे हैं दोस्तों, राइट आंसर सी लगाइएगा, है ना। वह अप्रभावित रहता है, उन्हें कोई झटका वटका नहीं लगता, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 89 नंबर में पूछा गया आपसे, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, याद रखिएगा, इस्पात का, ठीक है। इस्पात का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल है दोस्तों आपका 90 नंबर का। देखिए पूछा गया, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी लगाइएगा, ठीक है। यानी कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर चालक का जो है प्रतिरोध वो निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आए दोस्तों, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है जीके, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज। आइए सवाल आपका है 91 नंबर का। पूछा गया, भारतवर्ष में कितने राज्य हैं अभी तक, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल सी करेक्ट होगा, है ना। सबको पता होगा 28 राज्य है, ठीक है। बीच में 29 हो गया था, वापस से 28 हो गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितने 28 राज्य, और 8 जो है वो यूटी है ना। आइए अगले सवाल पे दोस्तों, और आपका यहाँ पे है आपका अगला सवाल। तो सवाल है आपका, अशोक की राजधानी कहाँ थी। जो अशोक राजा थे उसकी राजधानी, वो अपना राजधानी कहाँ बनाए थे। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट होगा ए, ठीक है। पाटलिपुत्र, सबको मालूम होना चाहिए, और सबको मालूम भी होगा जो भी इतिहास पढ़े हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ये दोस्तों अगले सवाल पे 93 नंबर में पूछा गया आपका सवाल, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। गजब बात है भाई, अरुणाचल प्रदेश कहाँ, इंडिया में है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है मेरे भाई, भारत के उत्तर पश्चिम में है या भारत के उत्तर पूर्व में है। भारत में तो है, लेकिन भारत के क्या दक्षिण पूर्व में है या भारत के दक्षिण पश्चिम में है। दोस्तों स्टेट कौन सा कहाँ है, कहने का मतलब ज्योग्राफी अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो जो है ऑप्शन बी याद रखिएगा, यानी कि भारत के उत्तर पूर्व में है ना, भारत के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। यानी कि कुछ इस प्रकार से है, ये हो गया आपका, कुछ इस प्रकार से आता है ना, ये हो गया आपका इधर का असम वगैरह, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, इस प्रकार का बनता है। तो ये जो होता है ना, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, कुछ इस प्रकार का अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, उत्तर पूर्व में है ना, कुछ इस प्रकार से होता है, उत्तर पूर्व यहाँ पे एरिया पड़ता है। तो वही पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो भारत के, तो भारत का अगर केंद्र बिंदु यहाँ माने तो भारत के उत्तर पूर्व में है, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब, है ना, तो बीच में स्थित है। आइए अगले सवाल पे दोस्तों, और यहाँ है आपका 94 नंबर का सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध का जीवनी बोले थे ना आप लोग को, देख लीजिएगा। तो गौतम बुद्ध का जीवनी जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये वो सब देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, इससे पहले भी सवाल एक आया था, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये सवाल आया था। यहाँ पे पूछा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, देख रहे हैं ना, गौतम बुद्ध से रिलेटेड 2 सवाल आ गया दोस्तों। जरूर देख लीजिएगा गौतम बुद्ध का जीवनी, यानी तो आप कमेंट कीजिएगा
आप लोग तो हम बना देंगे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना गौतम बुद्ध से रिलेटेड, वो सारा हम इकट्ठा करके आपको दे देंगे, एकदम से सौंप देंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से आपको याद भी करवा देंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको अभी बताना है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कपिल वस्तु में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ये अगले सवाल पे 95 में पूछा गया, कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान या यूपी। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा, बी झारखंड में, है ना। कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं, तो कोयला तो बिल्कुल मिलता है झारखंड में, हम लोग को पता है दोस्तों, और तथा लोहा भी पूछा गया है तो झारखंड लगाइएगा। कोयला तथा लोहा कहाँ मिलता है झारखंड में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ये अगले सवाल पे देखिए 96 में पूछा गया, सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है ना। जो सारनाथ है वो किसके लिए पुण्य स्थान माना गया है, बौद्ध, मुस्लिम या फिर श्रिष्टान के लिए, या इनमें से किन्हीं के लिए भी नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। सबको पता होगा दोस्तों बौद्ध के लिए, है ना। सारनाथ किनके लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध स्थल है वो है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलिए। 97 में पूछा गया है, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार या उड़ीसा। तो भाई हमारे बिहार में तो बहता ही है ना। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों, आपका डी करेक्ट होगा, यानी ओडिशा में नहीं बहती है। ठीक है, बाकी ऊपर के जितने भी स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन सब में तो बहता ही है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी होगा, ओडिशा में नहीं बहता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे 98 नंबर में पूछा गया, लद्दाख पहले किस राज्य में था, ये आपसे पूछा गया। जो लद्दाख का एरिया है वो पहले किस राज्य में था, अभी तो यूटी हो चुका है वो, यानी यूनियन टेरेटरी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। आइए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे नहीं, बताना है आपको लद्दाख पहले किस राज्य में पड़ता था, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या यूपी। दोस्तों सबको पता होगा, राइट आंसर यहाँ पे लगाइएगा। अभी कट के वो अलग हो गया, है ना। तो पहले कहाँ पे किस राज्य में वो पड़ता था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता था। अभी जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख एरिया को अलग कर दिया, ऊपर में लद्दाख रह गया, उसके नीचे इधर साइड में क्या हो गया, यानी उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर हो गया, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे बी लगाइएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 99 नंबर का सवाल आपका, सोना किस राज्य में मिलता है। अच्छा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार या पंजाब। दोस्तों कई बार इस सवाल को जो है पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सोना जो है वो कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। ठीक है, तो 99 का आंसर ए याद रखिएगा, यानी कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। सोना जो है किस राज्य में मिलता है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 100 नंबर का सवाल है ये, गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल डी करेक्ट होगा, इनमें सभी, है ना। सबको पता होगा इनमें सभी, और ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में नेतृत्व किया था उन्होंने, है ना, गांधी जी ने। आइए अगले सवाल पे 101 नंबर का सवाल है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का अगर जन्म पूछ लिया गया है तो बिल्कुल आप इसका पूरा जीवनी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाल गंगाधर का पूरा जीवनी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आए अगले सवाल पे, आइए 102 नंबर का सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो सबको पता होगा दोस्तों, इजी सवाल आ रहा है। राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों ए, यानी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ये अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था। क्या इजी सवाल है दोस्तों, इजी ही इजी आ रहा है ना। राइट आंसर दोस्तों डी लगाइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बांग्लादेश का जो है आमार सोनार बांग्ला, ये भी वहाँ का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गाना है, ये भी इन्होंने ही लिखा है। तो हमारे देश भारत का जो जन गण मन है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे है 104 नंबर का। वैसे कहा जाता है दोस्तों, जन गण मन जो है वो एक, वो क्या बोलता है, ब्रिटिश कोई था अधिकारी, उसके अथी में गाया गया है ना, उसको क्या बोलता है, यानी कि उसको बड़ा मानने के लिए, उसी के परोपकार मानने के लिए, उसे पूजा करने के लिए, जो ब्रिटिश एक अधिकारी था उनके लिए गाया गया है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय गान है वो, पता नहीं अब क्या है इसका इतिहास, तो ना पता नहीं है दोस्तों। फिलहाल जो पता था वो आपको बता दिए, इसके बारे में आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला अबीर, सुने हैं ना दोस्तों। राइट आंसर सी लगाइएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और ये रहा आपका सवाल, एडजस्ट कर लिए दोस्तों सवाल को। देखिए 105 नंबर का सवाल है, भारत गणराज्य कब बना। क्या इजी सवाल आ रहा है दोस्तों। राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों, सबको मालूम होना चाहिए, पी हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी 1950 ईस्वी में, है ना। भारत गणराज्य कब हुआ, 1950 में, यानी हमारा संविधान जो लागू हुआ, कहने का मतलब गणराज्य वही है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 106 नंबर में पूछा गया है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, TN सेशन या सुनील अरोड़ा या अशोक। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे
ए करेक्ट होगा, यानी सुकुमार सेन क्या थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, है ना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, सुकुमार सेन। आइए अगले सवाल पे 107 नंबर में पूछा गया, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, ठीक है, जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं, यानी सैकड़ों वर्ष लेते हैं, हजारों वर्ष लेते हैं, लाखों वर्ष लेते हैं, केवल 1 वर्ष लेते हैं। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि लाखों वर्ष लेते हैं, है ना, लाखों वर्ष लेते हैं, यानी सोच सकते हैं सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों वर्ष, यानी अधिक से अधिक साल वो लेते हैं। खनिज जो होते हैं, खनिज और जीवाश्म ईंधन, वो गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो उसको बनने में, गठन का मतलब वही है, जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं, यानी उनके गठन के लिए, यानी बनने में लाखों वर्ष ले लेते हैं ना, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 108 नंबर में पूछा गया है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। जो गंडक नदी है हमारी, वो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों सबसे मस्त सवाल है दोस्तों, पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। राइट आंसर डी लगाइएगा, नारायणी, ठीक है। गंडक को जो है ना, यहाँ तो हम लोग गंडक बोलते हैं, नेपाल में उन्हें क्या बोल देता है, नारायणी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वो नेपाल में प्रवेश करता है, वहाँ से उसका नाम चेंज हो जाता है, नारायणी के नाम से लोग उन्हें जानने लगते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आइए 109 नंबर में बोला गया दोस्तों, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। पता ना दोस्तों, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। राइट आंसर दोस्तों क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी जी को फांसी मिली थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ये अगले सवाल पे 110 नंबर का और दोस्तों आपका लास्ट सवाल है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी, यानी 2002 ईस्वी में, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में जगह कब मिली थी, तो 2002 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पिछला मॉक टेस्ट नहीं लगाएं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अभी आपको जाइएगा तो अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास खत्म हो गया, अभी वहाँ पे पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। पहले वीडियो देख लीजिए दोस्तों, फिर आप वहाँ पे याद हो जाएगा आपको, यहाँ पे फिर जा करके आप मॉक टेस्ट मारिए ना वहाँ पे, तो और ज़्यादा बेहतरीन वो जो है आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उतना तो सब्सक्राइब करने में कभी बोलते नहीं है, बाकी कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।